नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास सीटीईटी परीक्षा की तैयारी से जुड़े कुछ दस्तावेज हैं और इनका फोकस है विज्ञान यानी साइंस टीचिंग पर। और मामला सिर्फ सिलेबस पूरा करने का नहीं है। इन दस्तावेजों में जो कोर आइडिया है वो ये कि साइंस पढ़ाना सिर्फ फैक्ट्स रटाना नहीं है। असल में ये बच्चों में एक साइंटिफिक माइंडसेट, एक सोचने का तरीका डेवलप करने के बारे में है। तो चलिए इसी सोच की गहराई में उतरते हैं। बिल्कुल सही। ये स्रोत सीटीईटी एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत ज़रूरी बात पर रोशनी डालते हैं। परीक्षा ये नहीं परखती कि आपको न्यूटन के कितने नियम याद हैं, बल्कि ये परखती है कि आप बच्चों में न्यूटन जैसी जिज्ञासा कैसे पैदा करेंगे। साइंस इज नॉट जस्ट अ सब्जेक्ट, इट्स अ वर्ब, इट्स अ वे ऑफ डूइंग थिंग्स। ओके, तो चलिए इसे अनपैक करते हैं। सबसे पहली और फंडामेंटल बात जो ये स्रोत कहते हैं वो है साइंस की प्रकृति, अ कैरेक्टर ऑफ साइंस। पहला पॉइंट है कि विज्ञान तथ्यात्मक होता है। सुनने में बड़ा हेवी लगता है, इसका असल मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि साइंस सबूतों पर चलता है, विश्वास पर नहीं। ये कहता है डोंट टेल मी, शो मी। जब एक बच्चा क्लास में प्रयोग करके अपनी आंखों से देखता है कि पत्ती तैरती है और पत्थर डूब जाता है, तो वो फैक्ट्स पर भरोसा करना सीखता है, सुनी सुनाई बातों पर नहीं। ये अंधविश्वास के खिलाफ सबसे बड़ी वैक्सीन है। और यहीं से दूसरा पॉइंट जुड़ता है जो मुझे बहुत पसंद है। विज्ञान जिज्ञासापूर्ण होता है। ये क्यों और कैसे पूछने की हिम्मत देता है। मुझे लगता है हर बच्चा तो पैदा ही साइंटिस्ट होता है। हर चीज के लिए क्यों पूछता है, हम ही उसे चुप करा देते हैं। एग्जैक्टली। और एक अच्छे साइंस टीचर का काम उस क्यों को जिंदा रखना है, उसे मारना नहीं। सीटीईटी के लिहाज से ये समझना बहुत जरूरी है कि शिक्षक का काम जवाब देना नहीं, बल्कि बेहतर सवाल पूछने के लिए इंस्पायर करना है। एक अच्छी साइंस क्लास वो है जहां खामोशी नहीं, बल्कि सर ऐसा क्यों होता है का शोर हो। इन स्रोतों में एक और पॉइंट है जिसने मुझे सच में सोचने पर मजबूर कर दिया। विज्ञान परिवर्तनशील है। मतलब जो साइंस आज सच है वो कल गलत हो सकता है। ये बात थोड़ी अनसेटलिंग है, जैसे हमारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही हो। हाँ, और ज्यादातर लोग इसे साइंस की कमजोरी समझते हैं, जबकि ये उसकी सबसे बड़ी ताकत है। इसका मतलब है कि साइंस एरोगेंट नहीं है, ये हम्बल है। ये मानने को तैयार है कि शायद हम आज पूरी तरह सही नहीं है और कल हमें इससे बेहतर जवाब मिल सकता है। वाह, ये तो लाइफ लेसन जैसा है। बिल्कुल। सोचिए, एक जमाना था जब हम मानते थे कि पृथ्वी चपटी है या ब्रह्मांड का केंद्र है। नए सबूत आए और साइंस ने खुद को करेक्ट कर लिया। ये बच्चों को सिखाता है कि सीखना एक सफर है, मंजिल नहीं। किसी भी आइडिया को आखिरी सच मानकर उस पर अटक नहीं जाना है। ये तो विनम्रता का भी पाठ है। और आखिर में दो और गुण बताए गए हैं, सार्वभौम और तर्कित। सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल। इसका मतलब है कि साइंस के नियम भेदभाव नहीं करते। ग्रेविटी का नियम दिल्ली में जैसा काम करता है, न्यूयॉर्क में भी वैसा ही करेगा। ये साइंस को एक ग्लोबल लैंग्वेज बनाता है। और तार्किक यानी लॉजिकल होने का मतलब है कि हर चीज के पीछे एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। अगर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ? ये सोच बच्चों में एनालिटिकल स्किल्स डेवलप करती है, जो उन्हें सिर्फ साइंस एग्जाम में नहीं, बल्कि जिंदगी के हर एग्जाम में काम आती है। ठीक है, तो हमने साइंस का कैरेक्टर समझा। ये सबूत मांगता है, सवाल पूछता है, खुद को बदलने के लिए तैयार है और हर जगह एक जैसा काम करता है। अब इसकी बनावट पर आते हैं, इसकी संरचना पर। स्रोतों में एक बहुत अच्छी एनालॉजी दी गई है, एक इमारत की। हाँ, ये एनालॉजी कॉन्सेप्ट्स को बहुत क्लियर कर देती है। इस इमारत की सबसे बुनियादी चीज यानी इसकी ईंटें हैं वैज्ञानिक तथ्य, साइंटिफिक फैक्ट्स। ये वो सच है जो बार बार टेस्ट किए जा चुके हैं। जैसे पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, ये एक फैक्ट है। एक ईंट अलग अलग फैक्ट्स को एक साथ समझने में मदद करते हैं। जैसे बल, ऊर्जा, कोशिका। आप बल को देख नहीं सकती, लेकिन आप एक गेंद को लुढ़कते देखकर उसके असर को समझ सकती हैं। ये कॉन्सेप्ट है। और फिर आते हैं वो वैज्ञानिक सिद्धांत। ये क्या है? सिद्धांत इस इमारत की पूरी दीवारें या कमरे हैं। ये फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स को मिलाकर एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देते हैं कि कोई चीज क्यों और कैसे होती है। जैसे डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। यहीं पर लोग कंफ्यूज होते हैं। आम बोलचाल में थ्योरी का मतलब होता है बस एक ख्याल, लेकिन साइंस में ये बहुत मजबूत चीज है ना? एग्जैक्टली। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। साइंस में थ्योरी हमारे पास मौजूद सबसे मजबूत,
सबसे वेल टेस्टेड एक्सप्लेनेशन होती है जो लाखों फैक्ट्स और ऑब्जर्वेशंस को एक साथ जोड़कर एक बड़ी तस्वीर पेश करती है। इसे आप गेस नहीं कह सकते। अंडरस्टूड। और इस इमारत की छत वो है वैज्ञानिक नियम, साइंटिफिक लॉज। बिल्कुल। नियम इस इमारत की छत की तरह हैं जो एक मजबूत और डेफिनेट स्ट्रक्चर देते हैं। ये बताते हैं कि क्या होगा, पर जरूरी नहीं कि क्यों होगा। जैसे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, वो हमें प्रिडिक्ट करने में मदद करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट फोर्स लगाने पर कैसे बिहेव करेगा। ये एक पक्का स्टेटमेंट है। तो हमारे पास ईंटें, फैक्ट्स, सीमेंट, कॉन्सेप्ट्स, दीवारें, थ्योरीज और छत लॉज हैं। पर इस पूरी इमारत को बनाने का नक्शा क्या है? ब्लूप्रिंट। वो ब्लूप्रिंट है वैज्ञानिक विधि, साइंटिफिक मेथड। एक समस्या से शुरू करके एक अंदाजा, हाइपोथेसिस लगाना, फिर उसे टेस्ट करने के लिए प्रयोग करना और आखिर में एक नतीजे, कंक्लूजन पर पहुंचना। ये बच्चों को सिर्फ ज्ञान नहीं देता, ये उन्हें सिखाता है कि ज्ञान तक पहुंचा कैसे जाए। और बच्चों को ज्ञान तक पहुंचाने का यही तरीका, ये हमें हमारे सबसे जरूरी टॉपिक पर लाता है, खोज विधि, डिस्कवरी मेथड। हाँ, यहाँ से बात और भी प्रैक्टिकल हो जाती है। खोज विधि, डिस्कवरी मेथड, सीटेट के लिए ये इतना जरूरी क्यों है? स्रोत इसे बाल केंद्रित यानी चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच कहते हैं। इसे ऐसे समझिए कि ये ट्रेडिशनल टीचिंग का उल्टा है। पुराने तरीके में टीचर बोर्ड पे लिखता है और बच्चे कॉपी करते हैं। टीचर ज्ञान का फाउंटेन है और बच्चे खाली बर्तन। लेकिन खोज विधि में टीचर एक डिटेक्टिव कहानी का राइटर बन जाता है, जो सिर्फ क्राइम सीन यानी समस्या तैयार करता है, कुछ क्लूज छोड़ता है और बच्चों को यानी जूनियर डिटेक्टिव्स को खुद केस सॉल्व करने देता है। वाओ, डिटेक्टिव एनालॉजी मुझे ये पसंद आई। तो इसमें टीचर का रोल जवाब देना नहीं, बल्कि एक अच्छी सी पहेली बनाना है। एग्जैक्टली। टीचर एक गाइड या फैसिलिटेटर है। वो रास्ता दिखाता है, पर मंजिल तक चलवाता बच्चों से ही है। इससे जो ज्ञान मिलता है वो ज्यादा गहरा और परमानेंट होता है, क्योंकि वो उनका अपना होता है। उन्होंने उसे कमाया है, रटा नहीं है। स्रोतों में इस मेथड के 5 क्लियर स्टेप्स बताए गए हैं। चलिए उन्हें एक एक करके देखते हैं, ताकि सुनने वाले इमेजिन कर सकें कि ये क्लासरूम में कैसा दिखेगा। जरूर। पहला स्टेप है समस्या का प्रस्तुतिकरण। टीचर बच्चों के सामने एक सवाल रखता है, जवाब नहीं, सिर्फ सवाल। जैसे, देखो मेरे पास ये इतनी सारी चीजें हैं, एक पत्ती, एक सिक्का, एक प्लास्टिक की गेंद, मोमबत्ती का एक टुकड़ा। तुम्हें क्या लगता है इनमें से क्या पानी में तैरेगा और क्या डूब जाएगा? ओके, तो प्रॉब्लम सेट हो गई। फिर आता है दूसरा स्टेप, प्रश्न पूछना। मतलब बच्चे अब सवाल पूछेंगे। हाँ, ये सिक्का इतना छोटा है फिर भी डूब जाएगा, ये लकड़ी का टुकड़ा इतना बड़ा है फिर भी तैरेगा। टीचर उन्हें सवाल पूछने के लिए एनकरेज करता है। यहीं से उनके दिमाग के घोड़े दौड़ना शुरू होते हैं। तीसरा स्टेप है परिकल्पना बनाना, हाइपोथेसिस। ये एक तरह से एजुकेटेड गेस लगाना हुआ, राइट? बिल्कुल। बच्चे अपनी समझ के हिसाब से अंदाजा लगाते हैं। मुझे लगता है कि जो चीजें भारी हैं वो डूब जाएंगी और जो हल्की हैं वो तैरेंगी। ये एक हाइपोथेसिस है। और सबसे जरूरी बात, इस स्टेज पर गलत होने का कोई डर नहीं होना चाहिए। ये तो बस एक स्टार्टिंग पॉइंट है। और यहीं से चौथा, सबसे एक्शन पैक्ड स्टेप शुरू होता है, प्रयोग और अवलोकन। जी हाँ, द फन पार्ट। अब बच्चे खुद उन चीजों को पानी में डालकर देखते हैं। वो अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं और बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं कि असल में क्या हो रहा है। वो देखते हैं कि अरे, लोहे की छोटी सी कील डूब गई, पर लकड़ी का इतना बड़ा गुटका तैर रहा है। उनकी हाइपोथेसिस गलत साबित हो गई। और वो मोमेंट ही तो लर्निंग का सबसे बड़ा मोमेंट है, जिसके बाद आता है 5वां और आखिरी स्टेप, निष्कर्ष। अंत में अपने ऑब्जर्वेशन के आधार पर वो खुद एक नए कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। हो सकता है वो ये समझें कि मामला सिर्फ हैवी या लाइट होने का नहीं है, कुछ और भी है। शायद शेप का या मटेरियल का कोई रोल है। वो एक ज्यादा गहरे और नुआंस्ड अंडरस्टैंडिंग तक पहुंचते हैं, जो टीचर अगर सीधे बता देता तो वो कभी नहीं सीखते। तो इस तैरने और डूबने वाले एग्जाम्पल में पूरी क्लास एक रिसर्च लैब बन जाएगी। टीचर बस घूम घूम कर देखेगा, शायद कोई सवाल पूछकर उन्हें हिंट देगा, जैसे अच्छा, लोहे की कील तो डूब गई, और लोहे का इतना बड़ा जहाज कैसे तैरता है? एग्जैक्टली। टीचर ने जवाब नहीं दिया, बस उनकी सोच को एक नई दिशा दे दी। यही एक फैसिलिटेटर का काम है। तो फायदे तो क्रिस्टल क्लियर हैं। बच्चे प्रॉब्लम सॉल्वर बनते हैं, उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि वो नॉलेज के क्रिएटर बनते हैं, सिर्फ कंज्यूमर नहीं। और सबसे बड़ी बात, ये ज्ञान वो कभी नहीं भूलते।
उन्हें शायद किताब में पढ़ी डेंसिटी की डेफिनेशन याद न रहे, लेकिन उन्हें वो यूरिका मोमेंट जरूर याद रहेगा जब उन्होंने पहली बार खुद ये खोजा था कि एक छोटा पत्थर डूब जाता है पर एक बड़ी नाव तैरती है। मुझे याद है एक बार एक बच्चे ने खोजा कि संतरे का छिलका तैरता है पर छिला हुआ संतरा डूब जाता है। पूरी क्लास के लिए वो एक माइंड ब्लोइंग मोमेंट था और उन्होंने डेंसिटी का कॉन्सेप्ट मुझसे ज्यादा बेहतर तरीके से खुद ही समझ लिया। एक मिनट, ये सुनने में तो बहुत रेवोल्यूशनरी लगता है, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकल है? भारत की एक एवरेज क्लास में 50 बच्चे हैं, सिलेबस खत्म करने का प्रेशर है, हर बच्चे पर पर्सनल अटेंशन देना मुश्किल है। क्या एक टीचर सच में डिस्कवरी मेथड अफोर्ड कर सकता है? ये तो एक लग्जरी जैसी लगती है। ये एक बहुत वैलिड और जरूरी सवाल है और इसका जवाब है नहीं। आप हर टॉपिक इस विधि से नहीं पढ़ा सकती। ये सच है कि इसमें समय बहुत लगता है। जो चैप्टर आप लेक्चर देकर 2 दिन में खत्म कर सकते हैं, उसे खोज विधि से पढ़ाने में हफ्ता लग सकता है। तो फिर इसका समाधान क्या है? CTET का एस्पिरेंट क्या करें? समाधान है संतुलन। एक अच्छा और इफेक्टिव टीचर वो है जिसकी टूल बॉक्स में कई सारे टूल्स हों और उसे पता हो कि कब कौन सा टूल इस्तेमाल करना है। कुछ टॉपिक्स जहां फैक्ट्स याद करने हैं, उनके लिए डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन शायद बेहतर हो, लेकिन जहां कॉन्सेप्ट्स को गहराई से समझना है, जहां साइंटिफिक थिंकिंग डेवलप करनी है, वहां खोज विधि बेस्ट है। CTET यही परखना चाहता है कि उम्मीदवार सिर्फ विधियों के नाम न जानता हो, बल्कि ये भी समझे कि उन्हें रियल क्लासरूम सिचुएशन में समझदारी से कैसे अप्लाई करना है। मतलब ये ऑल और नथिंग अप्रोच नहीं है, ये एक स्मार्ट ब्लेंड के बारे में है। प्रिसाइसली, इट्स अबाउट पेडागोजिकल विजडम। तो इस सब चर्चा का निचोड़ क्या है? एक सीटेट एस्पिरेंट को अपनी तैयारी के लिए क्या की पॉइंट्स याद रखने चाहिए? कुछ नॉन निगोशिएबल पॉइंट्स हैं। पहला, CTET में डिस्कवरी मेथड या इसी जैसी विधियों को हमेशा पॉजिटिव लाइट में देखा जाता है। जहां भी आपको बाल केंद्रित, अनुभव आधारित, रचनात्मक जैसे शब्द दिखें, समझे वो सही जवाब के करीब है। और टीचर के रोल पर सवाल तो पक्का आता होगा। हर बार आता है। ये सबसे कॉमन सवालों में से एक है, खोज विधि में शिक्षक की भूमिका क्या है? और इसका एकमात्र सही जवाब है एक मार्गदर्शक, एक सुगमकर्ता, यानी फैसिलिटेटर की। वो सेज ऑन द स्टेज नहीं है, बल्कि गाइड ऑन द साइड है। सेज ऑन द स्टेज टू गाइड ऑन द साइड, ये बढ़िया है। और तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि ये विधि रटने के बजाय समझने पर जोर देती है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का भी सेंट्रल थीम है। तो ये सिर्फ एक टीचिंग मेथड नहीं है, ये मॉडर्न एजुकेशन की फिलॉसफी है। CTET इस बात पर बहुत जोर देता है कि शिक्षक कैसे सिखाते हैं, न कि सिर्फ क्या सिखाते हैं। तो आज की चर्चा से ये साफ है कि विज्ञान पढ़ाना बच्चों के दिमाग में जानकारी भरने जैसा नहीं है, बल्कि ये उनके दिमाग में एक आग जलाने जैसा है। ये उन्हें सोचने का तरीका सिखाना है। बिल्कुल, खोज विधि सिर्फ एक टेक्निक नहीं है, ये साइंस की सोल को क्लासरूम में जिंदा करने का तरीका है। ये बच्चों को सिखाती है कि कैसे सोचना है, न कि क्या सोचना है। जब बच्चा खुद किसी नतीजे पर पहुंचता है, तो वो सिर्फ एक फैक्ट नहीं सीखता, बल्कि वो आत्मविश्वास, तार्किक सोच और प्रॉब्लम सॉल्विंग का हुनर भी सीखता है, जो उसे जिंदगी भर काम आएगा। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। सोचिएगा, क्या सीखने की ये खोज विधि, ये डिटेक्टिव बनने का अप्रोच सिर्फ साइंस तक ही सीमित रहना चाहिए, या इसे इतिहास, गणित और यहाँ तक कि भाषा जैसे